Hello students, once again I welcome you all in this online class. In last video we had started the topic valuation of goodwill. Valuation of goodwill in case of reconstitution of partnership. So we are going through the methods of valuation of goodwill. So in that methods, yesterday we had seen that there are total 3 methods for valuation of goodwill. First, yesterday I had written all the things. First method is average profit method, and then second method is super profit method, and last one is capitalization method. And yesterday I had told you in average profit method there will be 2 sub methods for calculation or valuation of goodwill. One is simple average profit method and another method is weighted average profit method. ठीक है? But yesterday and in last video I had told that sometimes the profit of the different year will be given, but still there will be requirement to calculate adjusted profit. ठीक है? Adjusted profit. In last video I have told you that abnormal profit will be abnormal gain if the profit of any year is given and the information is given that abnormal gain included in that profit. तो अगर abnormal gain पहले से profit में include है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि abnormal gain को हम profit का पार्ट नहीं मानते हैं जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. तो इसलिए अगर प्रॉफिट में पहले से इंक्लूडेड होगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. इन द सेम केस इफ abnormal loss is already deducted from the net profit which is given in the question, अगर क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस सारे लॉस माइनस किए जाते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस भी अगर एक प्रॉफिट में से माइनस किया गया तो हम उसको दोबारा से क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं. क्यों? क्योंकि हम उस एबनॉर्मल लॉस को भी प्रॉफिट का पार्ट मानते हैं. कब? जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. ठीक है? तो मैंने कल बताया था कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की हम बात करेंगे थोड़ा सा. एबनॉर्मल गेन. Abnormal gain means the gains and incomes which are not normal in business, or you can say which are not on a routine basis in business. ठीक है? Abnormal gain यानी बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज में ऐसे गेन नहीं होते हैं. तो फिर इन गेन में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट होगा तो हमारा कैसा नॉर्मल गेन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो गेन होता है हमारा वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद. लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारा कैसा होगा, एबनॉर्मल, यानी रूटीन प्रॉफिट से हट करके. इसी तरीके से और हमारा क्या एबनॉर्मल गेन हो सकता है, जैसे दिया है कि क्लेम अमाउंट received from इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई लॉस हमारा होता है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं, क्लेम अमाउंट अगर हमें रिसीव होगा तो दैट वुड आल्सो बी एबनॉर्मल गेन. ठीक है? एबनॉर्मल गेन हम उसको कंसीडर करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन से पैसा नहीं आया है. ठीक है? रूटीन एक्टिविटी से पैसा नहीं आया है. इसी तरीके से सीखते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. ठीक है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो वो भी क्या, बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं है, बल्कि वो ऑपरेटिंग से हट करके इनकम होती है. इसलिए वो भी अगर ऐसी इनकम प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. ठीक इसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस, यानी वो सारे लॉस, ठीक है, जो बिजनेस की रूटीन में नॉर्मली नहीं होते हैं, डेली बेसिस पे नहीं होते हैं. जैसे प्रॉफिट, एसेट्स को सेल करने पे प्रॉफिट होगा तो एबनॉर्मल गेन, एसेट को सेल करने पे लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस. तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है? इसी तरीके से लॉस बाय फायर. ठीक है? लॉस बाय फायर
डेली डेली आग नहीं लगती है, इसलिए लॉस बाय फायर हमारा क्या एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है ना, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। ये सारी एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं या लॉस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस होते हैं, ठीक है। अभी तो इस तरीके के कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमें दिए रहे या इस तरीके की कोई इनकम दिया रहे, तो हम उसको क्या है, नॉर्मल इनकम या नॉर्मल गेन नहीं समझेंगे, बल्कि क्या है, एबनॉर्मल। और इसके बाद जो मैंने पॉइंट बताया था, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में या तो ऐड करेंगे या तो प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन अगर प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम्स होते हैं, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम मीन्स विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर, जो बिजनेस में थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, जैसे सैलरी का पेमेंट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली पे करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वेजेस का पेमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस हो गया। तो दीज आर द नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस एंड दे आर कमिंग अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमें पता है कि प्रॉफिट माइनस करते टाइम सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या है, माइनस किया जाता है। तो इसलिए सारे रूटीन एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस दिया है जो कहेगा कि अभी उसको माइनस नहीं किया गया था प्रॉफिट में से, तो हम उसको माइनस करेंगे। या इसी तरीके से कोई अगर इनकम होगी, ठीक है, रूटीन बेसिस की अगर कोई इनकम होगी, तो ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, जैसे मान लो डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रूटीन गेन है, रूटीन इनकम हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक। अब सीधे एक क्वेश्चन देखते हैं बुक का। Here find the value of goodwill of a firm on the basis of 2 years purchase of last 4 years average profit। ठीक है, कह रहा है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है कि उसका एवरेज निकाल करके हमें 2 टाइम्स उसका निकालना है, जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 4 इयर्स का, वो कैसे दिया हुआ है, 30,000 रुपीज, 45,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, 43,000। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ गुड्स रुपीज 3,000, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 3,000, वाइल प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर इंक्लूड्स स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000, ठीक है, 2,000। अब कह रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें किस ईयर के प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 2016 के लिए हमें क्या कह रहा है, सबसे पहला जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर नहीं है, सीधे क्या है, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में हमें दिया हुआ है 30,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में कह रहा है, नीचे कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूड्स थेफ्ट ऑफ गुड्स 3,000, ठीक है ना। लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स का लॉस हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट क्या है, अभी मैंने क्या लिखा था, ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस है तो प्रॉफिट में क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस, कितने का, 3,000 का। तो फर्स्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 33,000 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है 45,000, ठीक है। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में बोल रहा है, प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 3,000। प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या इंक्लूड है, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन पहले से इंक्लूड है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है, लेस एबनॉर्मल गेन, ठीक है। कितने का एबनॉर्मल गेन, ये भी 3,000 रुपीज का। तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस होगा
यानी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 42,000। इसी तरीके से थर्ड ईयर का प्रॉफिट, ठीक है ना, इट इज गिवन 40,000 रुपीज। थर्ड ईयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो प्रॉफिट में से या तो एडेड दिया हुआ है या डिडक्टेड अमाउंट, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको पूरा पूरा ले लेंगे, यानी ऑटोमेटिक एडजस्टेड है। फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 43,000, बट नीचे बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फोर्थ ईयर इंक्लूड्स स्पेकुलेटिव प्रॉफिट ऑफ 2,000। स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मीन्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, ठीक है। एक तरीके से स्पेकुलेटिव प्रॉफिट मीन्स जो हम इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालते हैं, यानी इंट्राडे में पैसा उसी दिन इन्वेस्ट किया और उसी दिन हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, यानी इंट्राडे में जो प्रॉफिट होता है। तो ये तो बाहर पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानते। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें इंक्लूड है 2,000 तो हम माइनस करेंगे, लेस स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेकुलेटिव इनकम कितना दिया है 2,000, तो ये हमारा हो गया 41,000। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड है, फोर्थ ईयर। अब सीधे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट, तो सबका टोटल करेंगे, लिखेंगे 33,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 41,000, ठीक है, 41,000 सबका टोटल करेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 1,56,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। और पहले इसका फॉर्मूले में क्या है, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 39,000। अब एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है 39,000, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गुडविल इज, बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज, तो क्या है 2, ठीक है। कितना आ गया 78,000, ठीक है, ये हमारा 78,000। यानी जैसे कल हमने देखा था, बिल्कुल वही वैसे ही काम करना है, बस कभी क्या क्या देगा, कभी डायरेक्टली एडजस्टेड प्रॉफिट हमें नहीं देगा, तो हमको पहले क्या है, सारे ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोई एबनॉर्मल गेन पहले से इंक्लूड होगा तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस पहले से डिडक्ट हो गया होगा तो उसको ऐड करेंगे, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना भूल गया होगा तो इसको माइनस करेंगे, रिकरिंग नेचर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन माइनस किया, और ये हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक तरीके से होता है, स्पेकुलेटिव इनकम। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या है, आउटसाइड इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब सीधे हम बात करेंगे जो हमें फर्स्ट मेथड में हमारा है, मैंने बताया था गुडविल कैन बी वैल्यूड बाय यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। This method is comparatively more effective method in compared to simple average profit method.
ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ड्रॉबैक्स मैं बताऊं। ड्रॉबैक का मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हमारा आता है, ठीक है, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट से जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, इसका मानना क्या होता है कि यूजुअली एवरी ईयर फर्म इज गेटिंग दिस मच प्रॉफिट। जैसे किसी का एवरेज प्रॉफिट, जैसे अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 39,000, तो 39,000 एवरेज प्रॉफिट बनने का मतलब क्या है, एक माइंड में तुरंत आइडिया आता है कि इस फर्म को हर साल 39,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। उसी में कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, बट ये है कि 39,000 के अराउंड में ही इसको प्रॉफिट होता है। ये तो एक परसेप्शन बन जाता है एवरेज देख करके, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। समटाइम्स देयर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस इन द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ये एक फर्म है, उसको फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है कितने का, 2 लाख का, ठीक है, प्रॉफिट। इसी तरीके से सेकेंड ईयर जब जाते हैं, सेकेंड ईयर अगेन प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में अगेन प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितने का होता है, 20,000 रुपीज का, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड ईयर में हमें जाते हैं तो ये सीधे सीधे हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या है, लॉस हो जाता है बिजनेस में, थर्ड ईयर में लॉस हो गया। इसी तरीके से 1 ईयर हम और ले लेते हैं, यानी फोर्थ ईयर में अगेन जाते हैं, प्रॉफिट होता है कितने का, सपोज दैट 2,50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 2,50,000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे 2,50,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया फोर्थ ईयर में। तो ध्यान से हम देखेंगे तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है, 2 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, फिर अचानक से प्रॉफिट डाउन होता है, 20,000 का प्रॉफिट आ जाता है। थर्ड ईयर में और सिचुएशन अलग हो जाती है, 70,000 का एक बड़ा लॉस हो जाता है, और एक बड़े लॉस के बाद अचानक से फिर से सुपर प्रॉफिट की तरफ हम आते हैं। लॉस के जस्ट अगले साल हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, 2,50,000। तो एक फर्म का प्रॉफिट क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इस केस में हम गुडविल वैल्यूड करते टाइम हम कौन से प्रॉफिट को कंसीडर करें, या किस प्रॉफिट को हम माने कि आगे 3-2 साल तक काम करते टाइम अगर फर्म कुछ नहीं करेगी नया तो भी उसको उतना प्रॉफिट होता रहेगा। गुडविल मैंने बताया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट फर्म को आ रहा है वही आगे 2 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है। अगर फर्म कुछ नया अपनी तरफ से नहीं करेगी, या जो परचेज करने वाला होगा फर्म को अगर अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करेगा, तो भी उसको वो एवरेज प्रॉफिट 2 साल तक मिलता रहेगा। लेकिन अब इस तरीके से अगर प्रॉफिट दिखे तो इसमें फिर फर्म, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट में, तो ऐसे में अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारा गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करके दिखा सकता, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को प्रीफर करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। वैसे इसको हम एवरेज करके देख लेते हैं एक बार एवरेज प्रॉफिट से, तो ये हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये लॉस है, लॉस का नेगेटिव फिगर होता है, ब्रैकेट मीन्स नेगेटिव फिगर। तो ये 2 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 4,70,000, 4,70,000 तीनों पॉजिटिव वैल्यू, 70,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना ईयर दिया है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पूरा 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट वाला ईयर 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले ईयर को भी हम नंबर में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितने आ रहा है, ये आ रहा है कि 1 लाख हर साल, मतलब ऑन एन एवरेज मान लिया गया कि फर्म में हर साल प्रॉफिट 1 लाख का होता है। लेकिन अगर हम इससे 1 लाख से कंपेयर करें तो ट्रू पिक्चर तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। किसी ईयर में 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ ही नहीं। हुआ है क्या, फर्स्ट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में इसमें कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब ऑन एन एवरेज हर साल यही होता है। तो 1 लाख के बजाय कितना हो रहा है, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें फिर दिखा रहा है 1 लाख का हर साल प्रॉफिट होता है, तो तीसरे साल में तो एक बड़ा लॉस हुआ है। फिर फोर्थ ईयर को भी कंपेयर कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर में कहीं ज्यादा प्रॉफिट हुआ है हमारा एवरेज जो दिखा रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं जब फर्म का प्रॉफिट को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उस केस में हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सही हमारा एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं हो सकता।
ठीक है, या एक तरीके से जस्टिफिकेशन, वो ऐसा प्रॉफिट नहीं होगा जो हमारी फर्म को जस्टिफाई कर पाए। तो ऐसे में फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम कंसीडर करते हैं। अब सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला पहले देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, ठीक है। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। जब ये हमारा निकल जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ वेट्स कैसे होता है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मान लो ये हमारा ईयर लिख लेंगे, ये ईयर हो गया, इसमें हमारा प्रॉफिट, ठीक है, या लॉस। इसी तरीके से थर्ड में हमारा आता है वेट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमारा आ जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे आता है, प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाइड बाय वेट, ठीक है। यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, यही प्रोडक्ट वाला कॉलम ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। वेट वाला कॉलम ऐड करेंगे तो टोटल ऑफ वेट होगा, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि ये 2016, 2017, 2018, 2019 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। सपोज ये दिया हुआ है हमारा 20,000, ये दिया है 25,000, ठीक है, ये दिया हमारा 15,000, ठीक है। और मान लो एक साल में हमको क्या दिया हुआ है, 4th ईयर में आकर के हमको लास्ट दिया हुआ है 10,000, ठीक है, ये चीज हमको दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से प्रॉफिट का मतलब जो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो सब एक प्रैक्टिकल चीज क्या है कि किसी भी फर्म में जो लास्ट ईयर में, सबसे लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ होगा, सबसे ज्यादा नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट आने का चांस वही होगा। अब जैसे मान लो कि ये 2020 चल रहा है, ठीक है। अब मार्च 2020 में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया होगा किसी भी फर्म का, मार्च 2021 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसी के आसपास होगा। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो हमको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है 2020, ठीक है, 2020 में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो 2020 के लिए जो 2019 का प्रॉफिट होगा वही सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा 2020 में भी, ठीक है। अब 2010 का प्रॉफिट, ये बताओ जो चांस होगा अगले साल यानी 2019 के बाद 2020 में 2019 वाला प्रॉफिट ज्यादा आने का चांस होगा या 2010 वाला। 2010 से 19 आने में 9 इयर्स लग गए। उतने में फर्म की बहुत ज्यादा कैपिटल, या तो कैपिटल बढ़ गई होगी या कैपिटल कम हो गई होगी, बहुत ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी आ गई होगी, लेबर एफिशिएंट हो गए होंगे। तो इससे तो हमारा क्या है, धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला गया होगा। तो 2010 वाला प्रॉफिट अब अगले साल 2020 में आने का चांस थोड़ा कम हो गया है, बल्कि जो इसका प्रीवियस ईयर है या इसका 2018 है या इसका 17 है, मतलब इसके आसपास के ईयर का जो प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट यहाँ पे आने का चांस ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए हम इसको वेट देते हैं, हम नंबर देते हैं
ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा अब नेक्स्ट ईयर में यानी 2020 में सबसे ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कौन सा होगा, 16 वाला होगा कि 17 वाला होगा कि 18 वाला कि 19 वाला। तो 19 वाला जस्ट हमारा पिछला प्रॉफिट होगा, वही हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट की ज्यादा करीब होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा हम इसको वेट देंगे। 1 2 3 इसको वेट देते हैं, तो 1 2 3 4 यह दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा 4 नंबर हम किसको देंगे, जो सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको हमने 4 दिया। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, 2019 के बाद 18 है, इसको हमने 3 दे दिया। ठीक है, इसके बाद 17 को हमने 2 वेट दे दिया, 16 को हमने कितना दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, यानी कि 16 का एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का सबसे कम चांस है, जबकि 19 वाला प्रॉफिट 2020 में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, इसलिए सबसे ज्यादा नंबर इसको वेट में दिया गया है। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया। वेट कैसे देते हैं, 1 2 3 4, सबसे जो लेटेस्ट ईयर होगा उसी को सबसे ज्यादा वेट देंगे, जो सबसे पीछे का ईयर होगा, जो सबसे पहले का प्रीसीडिंग ईयर होगा, उसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट नंबर देंगे, सबसे लोअर वेट देंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बस 20,000। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये हमारा आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 45,000। ठीक है, इसी तरीके से हाँ, इसी तरीके से हमारा ये जो है ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा सामने लिखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव अमाउंट है, लॉस है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से दोनों को ऐड कर लेना है। तो ये 20 50 70 हो गया, 70, और ये 1,15,000 1,15,000 में से, ठीक है, 1,15,000 में से 40,000 चला गया, तो ये हमारा आएगा 40,000 माइनस करेंगे तो 75,000। ठीक है, 75,000 हो गया। इसी तरीके से हम वेट को देखते हैं, तो 4 3 7 7 2 9 और एक 10, ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, हमको क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, उसी को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। तो 75,000 टोटल, ये आ गया 75,000। ठीक है, टोटल ऑफ वेट्स कितना हो गया, ठीक है, वेट्स कितना हो गया, 10। ठीक है, 10 से चला गया तो ये कितना हो गया, 77,500। ये तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हुआ। सपोज गुडविल इसी का 2 टाइम्स है, तो लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब ये हमारा 7500 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये हमारा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, हमें ईयर के साथ साथ हमें प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, ईयर नहीं दिया होगा तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे, फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, और जब जिसको हम सबसे लास्ट वाला ईयर मानेंगे उसी का सबसे ज्यादा वेट देंगे। ठीक है, अगेन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करते टाइम भी ये जो हम प्रॉफिट लिखेंगे ये एडजस्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। एडजस्टेड प्रॉफिट होने का मतलब कि अगर सिंपली प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तो डायरेक्टली हम यही लिख देंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन दिया हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने वर्किंग नोट किया, सब सारे ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, ऐसे ही करेंगे, सारे ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद वेट और प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब इससे रिलेटेड अगर होमवर्क रहेगा तो तुम कर पाओगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी saw that how goodwill will be valued under the weighted average profit method। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। इसी तरीके से जब एडजस्टेड प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा, तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आज की वीडियो में हमने ये देखा। आगे की वीडियो में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।